चलिए बेटा, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नया चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है हमारा, और इसके सवाल जो है हमारे जेई मेंस में भी आते हैं और जेई एडवांस में भी आते हैं। तो इसको जो है अच्छा से पढ़ना है सवाल को, चैप्टर को। और इस चैप्टर से जो है सवाल वो रिलेटिवली अच्छे भी आते हैं और टफ भी आते हैं। और इस सवाल का जो यूज है वो मोस्टली हर एक चैप्टर में हो ही जाता है। तो इसको अच्छा से पढ़ना है, थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है, धीरे धीरे हम सारा चीज को जो है हम तुम लोग को बता देंगे, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना है इस चैप्टर को। चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है इलेक्ट्रो। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रो? इलेक्ट्रो इज रिलेटेड टू चार्ज। Electro is related to charge. Electro is related to charge. And statics means at rest. At. इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो चार्ज से रिलेटेड एक ऐसा ब्रांच है जिसमें वो किस में रहता है, वो चार्ज रेस्ट पे रहता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है किसी भी फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच होता है, जैसे हम पीछे पढ़े डायनेमिक्स पढ़े, पीछे काइनेमेटिक्स पढ़े, पीछे मैकेनिक्स पढ़े, थर्मोडायनेमिक्स पढ़े, बहुत सारा ब्रांचेज पढ़े। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी फिजिक्स का जो है एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, उसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, उसके बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। कब? जब वो चार्ज पार्टिकल किस में रहे, रेस्ट में रहे, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लोग लिखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज branch of physics in which a study about the property of electric charge when it at rest, ठीक है। जो है प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्ज की जो भी प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करता है क्या ना करता है, वो किस तरह से अपने चारों तरफ इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, उसके बारे में जो है, उसके प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करना जो है वो जिस ब्रांच में पढ़ते हैं वही हमारा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। और इसमें जो है हम लोग चार्ज को रेस्ट में मान के पढ़ेंगे। कहीं पर भी जो है चैप्टर में हम नहीं देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है मूव कर रहा है। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज वो मूव करने लगा तो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, उसका नाम होगा हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है। अभी फिलहाल जो है इलेक्ट्रिक चार्ज किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। तो हम लोग जो है यहाँ पे बार बार जो है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में स्टडी करना चाह रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? तो अगर हम छोटा छोटा सा एग्जाम्पल बताएं तो आप लोग देखे होंगे कि जैसे जैसे हम लोग, अगर मान लो कि कोम्ब जो कंघी होता है, कंघी को जब सूखे बालों से झाड़ते हैं हम लोग, जब जो है अपने बालों को कंघी से झाड़ते हैं तो होता क्या है कि उस कोम्ब को अगर हम छोटे छोटे पार्टिकल्स के पास ले जाते हैं तो उस कोम्ब की तरफ जो है, उस कोम्ब की तरफ छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल जो उसके तरफ क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, सॉरी टीनी पार्टिकल्स उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये अट्रैक्ट होने का जो रीजन है वो क्या है? अगर यही कोम्ब को अगर हम अपने भींगे हुए बालों पास से जो है झाड़ते हैं तो ऐसा नहीं होता है, और अगर जो है सूखे बालों से जो है इसको हम झाड़ते हैं कोम्ब से तो ऐसा हो रहा है। या कभी कभी देखे होंगे कि गर्मी के दिनों में कि जो मच्छरदानी होता है उससे चिट चिट की आवाज आती है, ठीक है। तो ऐसा क्या रीजन है
तो उस सारा का रीजन है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जानने के लिए जो है हमको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जानना पड़ेगा, तब जो है हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में समझ सकेंगे। नहीं तो इलेक्ट्रिक चार्ज की डिफिनेशन जानने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो लिख देते हैं ऐसे, देखो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो मास की तरह ही एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब, इंट्रिंसिक का मतलब होता है स्वाभाविक। जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई m मास का ब्लॉक है, m मास का क्या है, कोई ब्लॉक m मास का, तो हम इस ऑब्जेक्ट के पास जो है, इस ब्लॉक के पास हम क्या बोलेंगे, क्या है इसके पास, तो इसके पास क्या है, मास है। तो मास की तरह ही इस ब्लॉक के पास एक ऐसा चीज हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा चीज हो सकता है जिसका नाम हम देंगे चार्ज। हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इस पे होगा ही जरूर, ऐसा चार्ज हो सकता है, उस चीज का नाम देंगे लोग चार्ज। क्या नाम देंगे, चार्ज नाम देंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज नाम देंगे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक, जो चार्ज होती है और मास होती है। तो लिखो इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक property of material matter like as mass। मास की तरह जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज भी जो है किसी इंट्रिंसिक का मतलब होता है स्वाभाविक, स्वाभाविक, ठीक है, स्वाभाविक है मतलब वो चीज है उसके पास, हो सकता है, ऐसा नहीं है कि किसी के पास चार्ज हो तो उसके पास मास होगा। ठीक है, मास तो हमेशा होगा। किसी ऑब्जेक्ट के मास जो है, लिखो कि कोई भी ऑब्जेक्ट के पास जो है मास है तो चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन किसी ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है तो उसके पास मास भी होगा और चार्ज भी होगा। ये चीज को लिखना जरूरी नहीं है, आप लोग मन में रख सकते हो, अच्छी बात है। इलेक्ट्रिक चार्ज करता क्या है, तो देखो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो अपने आसपास में इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्या करता है, तो लिखो इलेक्ट्रिक चार्ज चार्ज क्रिएट्स इलेक्ट्रिक इफेक्ट as well as magnetic effect surrounding it। अपने चारों तरफ जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट जो है ये क्या करता है, क्रिएट करता है। एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, ये जो है वो चारों तरफ जो है वो क्या एक्सपीरियंस करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, अच्छा 3 पॉइंट लिखने हैं, ये तीनों पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अलग अलग जो है चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12 में। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट पे रहे, ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रिक चार्ज जो रहे वो रेस्ट पे रहे तो सिर्फ और सिर्फ जो है इलेक्ट्रिक इफेक्ट यू प्रोड्यूस करता है। लिखो व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज इज एट रेस्ट, when electric charge is at rest, then it creates only electric effect, it creates only electric effect। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही जो है अपने चारों तरफ क्या कर पाएगा, क्रिएट कर पाएगा। ठीक है, एंड एक्सपीरियंस ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स, और सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स जो ही वो एक्सपीरियंस कर पाएगा। लेकिन वही अगर इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो मोशन में आ जाए, किस में आ जाए, मोशन में, और मोशन दो तरह से पॉसिबल है, एक एक्सेलरेटेड और एक नॉन एक्सेलरेटेड। तो अगर वो चार्ज पार्टिकल जो है वो मोशन में आ जाए, व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज इज इन मोशन, अगर वो जो है इलेक्ट्रिक चार्ज किस में आ जाए,
मोशन में आ जाए, और मोशन जो है वो कैसा रहे, नॉन एक्सेलरेटेड रहे, नॉन एक्सेलरेटेड। नॉन एक्सेलरेटेड का मतलब है कि उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट रहे, वेलोसिटी उसका क्या रहे, कांस्टेंट। देन इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट्स इलेक्ट्रिक इफेक्ट एज वेल एज मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब इसका आंसर जो है वाई, इसका आंसर वाई जो है, वाई का आंसर जो है तुम ग्रेजुएशन जब पढ़ोगे, ग्रेजुएशन या डिग्री उग्री कॉलेज में जाओगे तब जो है तुम इसका आंसर बढ़िया से जान पाओगे। पूरा इलेक्ट्रिक डायनेमिक्स पढ़ना पड़ेगा तुमको। ठीक है, अच्छी बात है। तीसरा सवाल, तीसरा पॉइंट सॉरी, कि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज जो है एक्सेलरेटेड हो, व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज इज इन मोशन, और कैसा मोशन है उसके पास, एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड हो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, और वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, देन इट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट। ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी क्रिएट करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी करता है, एज वेल एज एंड इमिट्स सम रेडिएशन, और अपने अंदर से कुछ रेडिएशन जो है वो बाहर निकालता है इन फॉर्म ऑफ ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म वेव के फॉर्मेट पे जो है अपने चारों तरफ से वो बाहर निकालता है। अगर क्यू चार्ज ये ऑसिलेट करने लगे, ऑसिलेट करता है इलेक्ट्रिक चार्ज, तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑसिलेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऑसिलेट करता है। आगे हम लोग बहुत डिटेल में इसको पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में। ठीक है, चलो, तो हम लोग 3 पॉइंट लिखें कि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो रेस्ट पे हो तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है प्रोड्यूस करेगा, और अगर वो इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में हो जाए तो वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों प्रोड्यूस करेगा, और अगर वो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो मोशन एक्सेलरेटेड हो, उसकी वेलोसिटी वेरी कर रहा हो टाइम के साथ, तो उस केस में जो है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैग्नेटिक इफेक्ट के साथ कुछ रेडिएशंस भी इमिट करेंगे, और किस फॉर्मेट में होंगे, रेडिएशन के फॉर्मेट में होंगे, और उसका नाम होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है इसके बारे में थोड़ा सा हम स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल होता है क्यू, पहली बात क्लियर हो गया। दूसरा चीज है कि इसका यूनिट, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलम्ब होता है, COULOMB, कूलम्ब। कूलम्ब को हम C से नोट करते हैं। ठीक है, अच्छा तीसरा नंबर है कि डायमेंशन क्या होता है। ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, इसको तुमको याद रखना है। डायमेंशन जो होता है IT होता है, IT, और कहीं कहीं बुक में, बढ़िया बुक में AT भी लिखा रहे तो समझ जाना कि यही है। ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पर ये जो SI यूनिट है, अगर हम तुमसे पूछें कि CGS यूनिट क्या होता है, तो CGS यूनिट जो होता है इसका चार्ज का, वो हमारा होता है ESU। क्या होता है, ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, चार्ज का CGS यूनिट क्या होता है, ESU। कैसे फोर्स का CGS यूनिट होता है टाइम, वर्क का CGS यूनिट क्या होता है, अर्ग। उसी तरह जो इलेक्ट्रिक चार्ज का CGS यूनिट होता है वो क्या होता है, हमारा ESU होता है। अच्छा SI यूनिट और CGS यूनिट में क्या रिलेशन है, तो याद रखना 1 कूलम्ब जो होता है वो बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU का। ठीक है, इसको रिमेंबर करके तुमको रखना है। ठीक है ना, हो सके तो ऐसा सवाल बोर्ड में पूछ सकता, बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, चलो अगला पॉइंट है, ध्यान से समझना। अगला पॉइंट है कि
न्यूट्रल बॉडी क्या होता है? न्यूट्रल बॉडी, तो देखो न्यूट्रल बॉडी एक ऐसा बॉडी होता है जिसपे टोटल चार्ज हो उस बॉडी पर वो कितना हो? जीरो। टोटल चार्ज कितना हो? जीरो। न्यूट्रल बॉडी उसको बोलेंगे जिसपे उस बॉडी पे टोटल चार्ज कितना होता है? जीरो होता है। टोटल चार्ज जीरो होता है, इसका मतलब क्या है? तो हम तुमको इसके बारे में बताने से पहले जो है तुमको हम पहले ये बता देना चाहते हैं कि मान लो कि कोई मैटर है, मान लो कि कोई क्या है? मैटर, ऐसे कोई मैटर है ऐसे, ठीक है। अब ये जो मैटर होता है ये छोटे छोटे एटम से मिलकर बनते हैं। ये मैटर किससे मिलकर बनते हैं? छोटे छोटे एटम से मिलकर बनते हैं, ऐसे छोटे छोटे एटम से मिलकर बनते हैं। क्या? हमारा मैटर। मैटर जो होते हैं हमारे वो छोटे छोटे किससे मिलकर बनते हैं? एटम से मिलकर बनते हैं। अच्छी बात है। तो ये जॉन डाल्टन ने सजेस्ट किया कि जो मैटर होता है मेड अप ऑफ एटम्स, और एटम्स जो है उसको हम आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ये बोला गया। लेकिन बाद में जो है कुछ थ्योरीज आए, जैसे क्या क्या पढ़े होंगे? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये सारे एक्सपेरिमेंट से पता चला कि एटम्स को भी हम सब डिविजिबल कर सकते हैं, और उनका नाम रखा गया क्या क्या? एक का नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन, एक का नाम रखा गया प्रोटॉन, एक का नाम रखा गया न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका मतलब है कि ये एटम जो होता है, ये वाला एटम, वो भी जो है सब डिविजिबल है। मतलब मैटर जो है वो एटम से मिलके बनते हैं, एटम्स से एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बनते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है किससे मिलके बनते हैं? तो याद रखना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो क्वार्क से मिलके बनते हैं। क्वार्क, क्वार्क भी जो है एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण करता है। एक क्वार्क जो होता है ये बेसिकली दो तरह का होता है। क्वार्क जो होता है वो कितनी तरह का होता है? दो तरह का। एक होता है अप क्वार्क, क्या होता है? अप क्वार्क, ठीक है ना। एक होता है हमारा डाउन क्वार्क, ठीक है। अब ये अप क्वार्क और डाउन क्वार्क भी जो है कुछ कुछ से मिलके बनते हैं, अभी जो है इसके बारे में स्टडी नहीं करना, ठीक है ना। ये अप क्वार्क और डाउन क्वार्क भी जो है कुछ से मिलके बनते हैं, ठीक है ना। ये डाउन क्वार्क, ठीक है। अप क्वार्क को यू की बोलते हैं और डाउन क्वार्क को डी क्यू बोलते हैं, ठीक है। अब समझो, अप क्वार्क पर जो चार्ज होता है वो फ्रैक्शनल होता है और उसका वैल्यू होता है 2e/3, इस पे चार्ज अप क्वार्क पे। और डाउन क्वार्क पे जो चार्ज होता है वो होता है -e/3, ठीक है। अप क्वार्क जो है उस पे चार्ज होता है 2e/3 और डाउन क्वार्क पे चार्ज होता है -e/3। और प्रोटॉन को जो बनाने वाला जो चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन जो है बेसिकली वो बनता है मेड अप ऑफ 2 अप क्वार्क एंड 1 डाउन क्वार्क। इसका मतलब है कि दो ठो अप क्वार्क और एक ठो डाउन क्वार्क। मतलब प्रोटॉन जो है वो दो ठो यू डी से मिलकर बनता है, अब दो ठो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से। अच्छी बात है। दो ठो अप क्वार्क मतलब चार्ज हो गया 2e/3 प्लस 2e/3, और एक डाउन क्वार्क मतलब चार्ज हो गया -e/3। बताओ 2e/3 2e/3 4e/3 में से e/3 किया तो कितना? 3e/3, और 3 से 3 कैंसिल, आया कितना? प्लस ई का वैल्यू जो है होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो प्रोटॉन जो होता है बेसिकली वो दो ठो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलके बनता है। उसी तरह न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन इस पर चार्ज होता है 0 होता है, और ये जो होता है वो बनता है, इट इज मेड अप ऑफ ये जो न्यूट्रॉन होता है वो बेसिकली मिलके जो है किससे बनता है? ए मेड अप ऑफ 1 अप क्वार्क, एक ठो अप क्वार्क एंड 2 डाउन क्वार्क। इसका मतलब है कि न्यूट्रॉन जो है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बोलेंगे यूडीडी। यू मतलब 2e/3 और -e/3 और d -e/3। अगर इसको करेंगे तो आएगा 0। मतलब न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 0 होता है। तो हमारा जो एटम्स होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनते हैं, और
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो क्वार्क से मिलके बनते हैं। आगे पता चला, लेकिन जॉन डाल्टन का कहना था कि एटम्स को तो आगे हम डिवाइड ही नहीं कर सकते, एटम्स को तो आगे डिवाइड ही नहीं कर सकते। लेकिन बाद में पता चला कि अच्छा, इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने इसका डिस्कवरी किया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से, प्रोटॉन को गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक ने। तो पता चला कि अच्छा, एटम्स को भी जो है सब डिविजिबल कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, अब एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। अच्छी बात है। मान लो कि एक एग्जांपल लिया जाए सोडियम एटम का। इसके एटॉमिक नंबर होता है 11। इसका मतलब होता है कि 11 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, 11 इसके अंदर क्या है? प्रोटॉन है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो याद करो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता था मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर कितना होता है? 23 माइनस एटॉमिक नंबर होता है 11, घटाओगे तो 12 न्यूट्रॉन है। तो सोडियम जो है इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है एंड 12 न्यूट्रॉन है। अच्छी बात है। अगर हम सोडियम के एक एटम का स्ट्रक्चर बनाएं, सोडियम के एक एटम का स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ ऐसा होगा। सोडियम के अगर हम एक एटम का स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ ऐसा होगा। देखो, आराम से समझो, ठीक है? समझो। आराम से समझना, देखो ध्यान से। देखो, ऐसे, ठीक है? ये जो है स्फेरिकल बनानी है। एटम का साइज तो स्फेरिकल होता है। ये कैसे पता चला? तो देखो, जे थॉमसन ने बताया था कि एटम का साइज जो है लगभग स्फेरिकल होता है, ठीक है? और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो सेंटर पे होते हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं न्यूट्रॉन और क्या होते हैं? प्रोटॉन। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है? तो 11 प्रोटॉन है और 12 प्रोटॉन है, और सॉरी 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है। तो यहाँ पे लिख देंगे 11 प्रोटॉन और प्लस 12 न्यूट्रॉन। ये जो 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, ये जो है इस एटम्स का न्यूक्लियस बनाने में काम आ गया। अच्छी बात है। अब बताए थे कि न्यूक्लियस जो है वो सेंटर पे रहता है, जिसमें सारा मास जो एटम का कंसंट्रेटेड रहता है। अच्छी बात है। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं कहाँ पे? तुम लोग बोलोगे इलेक्ट्रॉन जो होता है अलग अलग ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं, तो उस ऑर्बिट का नाम बोलते हैं हम लोग सेल। क्या नाम देते हैं? सेल देते हैं नाम। देखो, उस ऑर्बिट का नाम देते हैं हम लोग सेल, ठीक है ना? क्या नाम देते हैं? सेल। ऐसे, ठीक है ना? उस ऑर्बिट का क्या नाम देते हैं हम लोग? सेल नाम देते हैं, ऐसे, ठीक है? अब देखो, इस ऑर्बिट का क्या नाम दिए हम लोग? सेल। अलग अलग सेल में जो है ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, जैसे जैसे ई के सेल होता है, ई एल सेल होता है, ई एम सेल होता है, ई एन सेल होता है, ठीक है? ऐसे के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एम सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एन सेल में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है और के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 2 आराम से मिल जाएगा इसको। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है के सेल में होंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ऐसे रिवॉल्व करते रहते हैं अपने डायरेक्शन में। एल सेल में, एल सेल में मैक्सिमम 8 जा सकते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन के सेल में भर गए तो बचे कितने? 9। 8 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तो एल सेल में भर दो, तो बचा हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, ठीक है, 5, 6, 7, 8 भर दिए, ऐसे इलेक्ट्रॉन भर दिए, ठीक है? देखो, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो हम लोग क्या कर दिए? भर दिए, ऐसे 8 ठो। और अगला लास्ट बच गया एम सेल। एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एम। एन सेल नहीं है,
एन सेल नहीं। अब एक बात बताओ कि अगर हम तुमसे पूछें कि टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज तो 0 है। क्यों? इस एटम्स के पास टोटल चार्ज कितना है? 0। क्यों 0 है? क्योंकि इसके पास 11 प्लस चार्ज है और 11 माइनस चार्ज है। अगर इसको टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 0। अब बोलो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता है? नहीं। 11 जो है टोटल एटम पे चार्ज कितना है? 0, मतलब इस पे टोटल चार्ज 0 है। लेकिन होता क्या है कि मान लो कि हम इस एटम्स को हीट करना शुरू किए या किसी के साथ रब करना शुरू किए, फिक्सनाइज किए इसको, ठीक है, इस पे लाइट गिरा दिए, अलग अलग तरीके से जो है हम क्या किए कि इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने का प्रयास किए। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को निकालने का प्रयास क्यों किया? क्या प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते? नहीं, क्योंकि प्रोटॉन जो है और न्यूट्रॉन जो है इसके न्यूक्लियस में जो है एक बहुत ही बड़ा जो है न्यूक्लियर फोर्स लगता है। न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 100 गुना जो है भारी स्ट्रॉन्ग होता है। अब न्यूक्लियर फोर्स और प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में न्यूक्लियस का फोर्स जो है इस तरह से जो है बहुत बड़ा है अट्रैक्शन के फोर्स से, तो प्रोटॉन को जो है निकालना पॉसिबल नहीं है। किसको निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन को। जैसे ही अगर इलेक्ट्रॉन को इससे निकालेंगे, जैसे ही इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो इस एटम्स के पास जो है इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, माइनस चार्ज कम हो जाएगा और प्लस चार्ज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो अगर अगर हम इससे इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं तो उस पर क्या होता है? समझो होता क्या है। तो उसी से हम डिसाइड करते हैं कि कि कोई ऑब्जेक्ट जो है पॉजिटिव चार्ज कैसे है और नेगेटिव चार्ज कैसे है। तो जो चार्ज होता है वो कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। चार्ज कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। चार्ज कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। मतलब हम अगर यहाँ पे बात करते हैं तो न्यूट्रल बॉडी का तो टोटल चार्ज कितना होता है? 0। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही कितने होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। लेकिन अगर हम चार्ज बॉडी का बात करते हैं, चार्ज बॉडी का, तो चार्ज जो होते हैं बेसिकली कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। और हम तुमको बता दिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो हमारा क्या है? हमारा इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। वाई नॉट प्रोटॉन? वाई नॉट प्रोटॉन? ये सवाल आ सकता है, प्रोटॉन क्यों नहीं? तो इसलिए प्रोटॉन नहीं क्योंकि ये जो है बाउंडेड होता है न्यूक्लियस के द्वारा, बाउंडेड बाय न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को अंदर से निकालना जो है बहुत टफ है। न्यूक्लियस बाउंडेड बाय न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के द्वारा बाउंडेड होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो हमारा क्या है? वो हमारा है, हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो हमारा इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हुआ? अच्छी बात है। देखो, पहला पॉजिटिव चार्ज, दूसरा निगेटिव चार्ज। पहला पॉजिटिव चार्ज, दूसरा निगेटिव चार्ज। सबको जो है डिटेल में पढ़ रहे हैं। चलो, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? पहला जो है पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम अच्छी तरह से जान लेंगे। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, ठीक है ना? आराम से समझेंगे कि पॉजिटिव चार्ज होता क्या है, ठीक है? चलो, जैसे मान लो कि यहां पर एक कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है? इस ऑब्जेक्ट के पास जो है वो अभी, इस ऑब्जेक्ट के पास 4 ठो प्रोटॉन है, ठीक है, और 4 ठो इलेक्ट्रॉन है, 4 ठो इलेक्ट्रॉन है, 4 ठो प्रोटॉन है और 4 ठो क्या है? इलेक्ट्रॉन। 4 ठो प्रोटॉन, 4 ठो इलेक्ट्रॉन। अगर हम तुमसे बात करें कि टोटल चार्ज कितना है, तो टोटल चार्ज 0 है। अगर किसी बॉडी का टोटल चार्ज 0 होता है तो कैसा बॉडी होता है? न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल होता है। अच्छी बात है। अब हम क्या किए कि इसके अंदर से किसी तरह
अब हमको अभी नहीं जानना है कि किस तरह से निकाल रहे हैं, हम कुछ दिन के बाद जरूर बताएंगे तुम लोग को कि इससे कैसे जो है हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन को। हम किसी तरह जो है इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल लिए, मान लो इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन जो है क्या करते हैं, खींच लिए, निकाल लिए 2 ठो नेगेटिव चार्ज। जैसे ही 2 ठो नेगेटिव चार्ज इसके अंदर से निकाले, पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं निकाल सकते हैं? पॉजिटिव चार्ज इसलिए निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बाउंडेड बाई न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के द्वारा क्या होता है, बाउंडेड होता है। तो होता क्या है कि जैसे ही हम उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तब क्या होगा समझो, तब समझो क्या होगा से, तब समझो होगा क्या, ध्यान से समझना। होगा क्या कि अब जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, कम। पहले जो है इलेक्ट्रॉन क्या को था, 1 2 3 4, अब कितना बचेगा, 2 ठो निकाल लिए तो अब बचेगा 2 ठो। और प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई, तो प्रोटॉन प्लस, प्रोटॉन को दूसरा सिंबल से नोट किया है ना, उसी सिंबल से कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। देखो प्रोटॉन पे जो है कितना आ गया, प्रोटॉन पे आगे चार्ज प्लस 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 प्लस, ठीक है। अब बताओ कि यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है, तो टोटल चार्ज कितना है, देखो यहाँ पे प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, टोटल चार्ज 0 आया। लेकिन यहाँ पे कट करो, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, अभी भी फिलहाल जो है वो 2 ठो पॉजिटिव चार्ज हैं, अभी 2 ठो पॉजिटिव चार्ज है। तो टोटल चार्ज जो है वो पॉजिटिव है कितना, 2 ठो, 2 ठो जो है पॉजिटिव चार्ज है। इसके पास जो है 2 ठो पॉजिटिव चार्ज है इस बॉडी के पास, तो बोलेंगे कि बॉडी जो है कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। पॉजिटिवली चार्ज होने का मतलब है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई और प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, डिफिशियंसी, क्या हो गई, डिफिशियंसी। यहां पर हो गया डिफिशियंसी ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन, और इसके पास प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि इफिशियंसी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की इफिशियंसी हो गई। क्लियर हुआ, अच्छी बात है, क्लियर हो गया। तो हमेशा याद रखना कि जब किसी ऑब्जेक्ट से अगर जितने नेगेटिव चार्ज निकालते हैं उतना ही पॉजिटिव चार्ज वहां पे जम जाता है, ठीक है, बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। अब एक बात बताओ यहाँ पे कि इस बॉडी का मास मान लो थोड़ा देर के लिए m है, इस बॉडी का मास मान लो थोड़ा देर कितना है, m, चलो इस बॉडी का मास मान लो m। अब 2 ठो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, 2 ठो इलेक्ट्रॉन, तो 2 ठो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन का तो मास है ना, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻³ kg, इतना इतना तो मास है। और अगर 2 ठो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो इसका कुछ मास हम इससे क्या हो रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो अब जो है इसके पास m नहीं है, m से थोड़ा सा कम हो गया है, थोड़ा सा कितना कम हो गया है, थोड़ा सा हो गया है कम, m माइनस 2 गुने 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, बहुत कम, देखो 10⁻31 है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होता है, अगर कोई बॉडी जो है पॉजिटिवली क्या होता है, चार्ज होता है, तो उसका मास जो होता है स्लाइटली क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, क्या कर जाता है, डिक्रीज, ठीक है, क्या हो जाता है, उसका मास स्लाइटली डिक्रीज कर जाता है, ठीक है ना, उसका मास जो होता है स्लाइटली क्या हो जाता है, डिक्रीज, ठीक है, क्लियर हुआ, उसका मास स्लाइटली क्या हो जाता है, डिक्रीज। समझ में आया कि नहीं, तो हम लिखते हैं कि when a body get positively charged then body mass of body is slightly decrease। slightly का मतलब होता है कि बहुत छोटा सा, slightly का मतलब छोटा सा मास जो है उसका थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है, याद रखना। पॉजिटिव चार्ज क्लियर हुआ, अच्छी बात है। दूसरा है निगेटिव चार्ज। अच्छा एग्जांपल लिख लेते हैं पॉजिटिव चार्ज का।
एग्जाम्पल है पॉजिटिव चार्ज का हमारा प्रोटॉन, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स, ये सब जो है हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। याद रखो प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है, चार्ज वो होता है प्लस ई। प्लस ई का मतलब होता है प्लस 1.6 गुने 10 का पावर माइनस 19 कूलम, इतना होता है। अल्फा पार्टिकल पर जो चार्ज होता है, देखो प्रोटॉन को जो है वो हाइड्रोजन एटम भी बोलते हैं और सिंबल होता है प्रोटॉन का P प्लस, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स को हम बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल्स को हीलियम का एटम होता है 2 और 4। देखो हाइड्रोजन के चार्ज से डबल चार्ज है और मास 4 गुना है, तो ये जो अल्फा पार्टिकल है इसका चार्ज जो होता है वो होता है 2e। 2e मतलब 2 इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, दुगना होता है चार्ज ऑफ प्रोटॉन से, और 2 गुने 1.6 गुने 10 का पावर माइनस 19 करेंगे तो कितना होगा, 3.2 गुने 10 का पावर माइनस 19 कूलम, इतना होगा चार्ज। मास कितना होगा, तो मास जो है अल्फा पार्टिकल का 4 गुना होता है मास ऑफ प्रोटॉन से। देखो मास जो है 4 गुना है, तो 4 गुने 1.6 गुने 10 का पावर माइनस, सॉरी मास जो होता है वो 1.67 गुने 10 का पावर माइनस 24 kg, और इसको गुना करोगे तो आएगा शायद, कर लेना गुना, ठीक है, क्लियर हुआ ना। ये होता है हमारा अल्फा पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा जो है हमारा निगेटिव चार्ज है, दूसरा जो है हमारा क्या है, निगेटिव चार्ज। अच्छी बात है, निगेटिव चार्ज है। तो दूसरा क्या है हमारा, निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज क्या होता है, आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। निगेटिव चार्ज क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे, कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे। अब निगेटिव चार्ज कैसे बोलेंगे, तो मान लो कि यहां पे ऐसे जो है निगेटिव चार्ज है 4 ठो, 5 ठो निगेटिव चार्ज है, और मान लो कि इसके पास 5 ठो पॉजिटिव चार्ज है, 5 ठो क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करो कि इसके अंदर से जो है तुम 3 ठो प्रोटॉन बाहर निकालो। अब तुम लोग बोलोगे कि सर प्रोटॉन कैसे निकाल सकते हैं, बात सही है, प्रोटॉन को निकालना पॉसिबल नहीं है, प्रोटॉन हम नहीं निकाल सकते हैं। तो अगर प्रोटॉन नहीं निकाल सकते हैं तो ये बॉडी निगेटिवली चार्ज होगा कैसे, अभी तो सर टोटल चार्ज 0 है। हाँ टोटल चार्ज 0 है, बात सही है, मतलब टोटल चार्ज 0 है, मतलब कैसा बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है। लेकिन अगर हमको निगेटिवली चार्ज करना है इसको, तो इसको कुछ इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन तो दे सकते हैं ना, तो हम क्या करेंगे कि इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए जो है हम क्या करेंगे कि इसको हम जो है 2-3 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। चलो हम 3 इलेक्ट्रॉन जो है इसको दे देते हैं, ऐड कर देते हैं। जैसे ही 3 ठो इलेक्ट्रॉन ऐड किए तब जो है इस बॉडी का जो साइज हो गया वो कैसा हो गया, देखो अब जो है बॉडी जो है कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसे नेगेटिव चार्ज की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया, 5 तो पहले से था, 3 तो ले लिया। तो लेकिन पॉजिटिव चार्ज अभी भी कितना है, उतना ही है। कितना है पॉजिटिव चार्ज, कितना था पॉजिटिव चार्ज बताओ, पॉजिटिव 1 2 3 4 5, 5 तो है, तो 1 2 3 4 5। अब कट करो, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस, अब जो है 5 ठो तो प्लस कट जाएगा माइनस के साथ, लेकिन एक्स्ट्रा जो है वो -3 को जो चार्ज रह गया वो कैसा है, माइनस है। तो इस पे टोटल चार्ज जो है अभी वो कैसा है, निगेटिव है। टोटल चार्ज क्या है, निगेटिव है, 3 ठो माइनस है, 3 ठो माइनस चार्ज है। 3 ठो अगर माइनस चार्ज है तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि बॉडी कैसा चार्ज हो गया, बॉडी जो है वो निगेटिवली चार्ज हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गया। निगेटिवली चार्ज हो गया इसका मतलब क्या है कि बॉडी जो है नेगेटिवली चार्ज हो गया, इसके मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, माने इलेक्ट्रॉन की होगी इसके पास इफिशियंसी, इलेक्ट्रॉन हो गया इसके पास इफिशियंसी, इफिशियंट हो गया, इलेक्ट्रॉन की हो गई इसके पास क्या, इफिशियंसी, अच्छे से लिख लेना। लेकिन प्रोटॉन की क्या हो गई, सर प्रोटॉन हो गया तभी ना माइनस चार्ज हो गया, तो प्रोटॉन की हो गई यहाँ पे डिफिशियंसी, प्रोटॉन की हो गई डिफिशियंसी। लेकिन न्यूट्रल बॉडी में न तो इलेक्ट्रॉन की इफिशियंसी होती है ना प्रोटॉन की, दोनों बराबर मालूम होते हैं, क्लियर हुआ कि नहीं। तो ये था हमारा नेगेटिव चार्ज होने का रीजन। अच्छा एक बात बताओ कि मान लो कि इसमें शुरुआत में इसका मास m था,
शुरुआत में इसका मास लेट्स मान लो m है, और 3 ठो अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, मतलब 3 ठो जो है मास ऐड हो रहा है, कितना 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31, कुछ तो मास है ना, और कुछ तो मास है, अगर इसमें कुछ ऐड होगा तो नया मास जो है वो m से ज्यादा होगा, m डैश जो मास होगा वो नया मास होगा m प्लस 3 गुने 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31 kg। ये जानते हैं कि बहुत छोटा मास ऐड हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि मास जो है वो ऐड हुआ है ना, कुछ तो मास बढ़ा है ना, तो हम बोल सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा चार्ज होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, तो उसका मास जो होता है स्लाइटली वो बढ़ जाता है। तो व्हेन ए बॉडी गेट negatively charged then mass of body is slightly increased। तो बॉडी का मास जो होता है स्लाइटली क्या हो जाता है, बढ़ जाता है थोड़ा सा। क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो, मास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। समझ में आया, अच्छी बात है। एक और नोट पॉइंट लिख लो, ठीक है ना, एक और नोट पॉइंट लिख लो। देखो, मान लो कि एक सॉप बबल है, सॉप का क्या है, बबल, ठीक है, सॉप बबल है। अब इसको हम सॉप बबल को जो है, इसका मान लो रेडियस, मान लो लेट्स कितना है, r है, रेडियस कितना है, r, और इस सॉप बबल जो है, सॉप बबल, इसको हम चार्ज करते हैं, इसको क्या किया हम, चार्ज, सॉप बबल को क्या किया, चार्ज किया। जैसे ही हम सॉप बबल को चार्ज करेंगे, पॉजिटिव भी चार्ज कर सकते हैं और नेगेटिव भी चार्ज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी चार्ज कर सकते हैं। जैसे ही सॉप बबल को चार्ज करते हैं तो होता क्या है कि इसका साइज जो होता है बढ़ जाता है, इसका साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब बढ़ क्यों जाता है, तो बढ़ जाता है वो आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर, ठीक है, इसका एक फॉर्मूला पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर का, कि फोर्स इक्वल टू होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, जरूर पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा से सॉल्व करेंगे कि कितना इसका साइज बढ़ गया। तो जैसे ही हम इसको चार्ज करते हैं, जैसे ही इसको हम चार्ज देते हैं, अगर किसी तरह से चार्ज इसको पॉजिटिव करते हैं या नेगेटिव करते हैं, तो होता क्या है कि पहले जो है इसका साइज कैसा था, पहले जो है साइज ऐसा था। अगर हम चार्ज किए तो चार्ज करने के दौरान क्या हुआ कि पहले जो था साइज इतना था और रेडियस r था, तब पहले ऐसे साइज था जिसका रेडियस कितना था, इसका रेडियस था स्मॉल r। लेकिन अब जो है इसका साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाने का मतलब क्या, थोड़ा सा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इसका साइज क्या हो जाता है, इसका सॉप बबल का साइज बढ़ जाता है थोड़ा सा, ठीक है ना। इसको थोड़ा हम स्ट्रक्चर बढ़िया बना लेते हैं। देखो, थोड़ा सा जो साइज है वो क्या हो जाता है, सॉप बबल का वो बढ़ जाता है, ठीक है ना, ऐसे देखो, ऐसे थोड़ा सा साइज बढ़ जाता है, ठीक है। और ये जो साइज बढ़ गया है इसको बोल देते हैं हम डेल्टा आर, ये साइज इंक्रीज हो गया है। अगर हम उसको पॉजिटिवली चार्ज करेंगे तो सॉप बबल का साइज क्या हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। बोलो, सबको समझ में आया कि नहीं, बोलो, सबको समझ में आया कि नहीं, बोलो, किसी को डाउट, बोलो। तो अगर कोई सॉप बबल को हम चार्ज करते हैं तो उसका साइज क्या हो जाता है, स्लाइटली बढ़ जाता है। क्लियर हुआ ना, क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस पॉइंट को लिख सकते हो, लिखो कि when soap bubble is charged, then size of soap bubble is slightly increased, ठीक है। तो सोप बबल का साइज क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर के कारण जो है उसका थोड़ा सा साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्लियर हुआ। तो हम जो है तुमको पॉजिटिव चार्ज के बारे में और निगेटिव चार्ज के बारे में बता दिए, ठीक है, अच्छी बात है, समझ में आया ना, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बारे में तुमको बढ़िया से
बता दी। अगला जो होता है पॉइंट, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे ना, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के अगला प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो कंजर्व्ड होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, कंजर्व को आगे पढ़ रहे हैं थोड़ा सा। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है इज इनवेरिएंट ऑफ स्पीड। इनवेरिएंट ऑफ स्पीड, इनवेरिएंट का मतलब होता है नॉट चेंज, वेरी नहीं कर रहा है, चेंज नहीं होता है, इनवेरिएंट ऑफ स्पीड। याद करो कि अगर मान लो कि कोई मास m है और इसकी वेलोसिटी जो है v है, और v जो है कंपेयरिंग टू स्पीड ऑफ लाइट, v जो है कंपेयरिंग जो है स्पीड ऑफ लाइट से। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर इसके लगभग में जो है चलना शुरू कर दे c/2 c/3, तो उसका मास जो होता है चेंज हो जाता है, और मास जो है चेंज होके हो जाता है, जो नया मास होता है m, वो शुरुआत मास m0, शुरुआत में मास है m0 अपॉन √1 - v² अपॉन c²। उसका मास थोड़ा सा क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, उसका मास थोड़ा सा क्या हो जाता है, घट जाता है। क्लियर हुआ ना? तो ये जो है मास, उसका मास वो वेरिएंट होता है स्पीड के साथ। लेकिन अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका चार्ज कितना है v, और अगर v वेलोसिटी से जा रहा है, और वो अगर v जो है वो कंपेयरिंग टू c हो, c के कंपेयरिंग में हो, तो इस केस में बाद में भी जो उसका चार्ज वो कितना रहेगा, q रहेगा। ये जो है नॉट चेंज होगा। क्लियर हुआ ना? उसका बाद में जो पहले शुरुआत में मास m0 था, और बाद में मास कितना हो गया, m हो गया, जो ये मास यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, m0 को बोलते हैं हम लोग रेस्ट मास। ठीक है, तो आगे हम रिलेटिविटी थ्योरी पढ़ेंगे, इसी चैनल पे जो है हम अपलोड करने वाले हैं, तो इसमें तुमको हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो मास जो होता है वो वेरिएंट होता है, वेरी करता है स्पीड के साथ, लेकिन चार्ज जो होता है इनवेरिएंट होता है। क्लियर हुआ? अच्छी बात है। अगला पॉइंट जो है लिखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता है कंजर्व होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज is conserved. Electric charge is conserved of an isolated system. आइसोलेटेड सिस्टम, कोई भी एक आइसोलेटेड सिस्टम हो उसका इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कंजर्व रहता है। अब आइसोलेटेड सिस्टम एक मानना पड़ेगा हमको, सिस्टम समझना पड़ेगा ये होता क्या है। तो देखो, जो भी चीज जो है हम उसको अपने अंडर में ले रहे हैं वो सिस्टम होता है। ठीक है, जो चीज हम उसको कंसीडर कर रहे हैं वो हमारा क्या होता है, सिस्टम। तो इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो समझो, आराम से समझो। जैसे होता क्या है कि एक हम जो है रॉड लेते हैं, ग्लास रॉड। ये क्या है हमारा, ये हमारा है ग्लास रॉड है। और यहां पर एक सिल्क क्लॉथ लेते हैं, एक लेते हैं ग्लास रॉड, एक लेते हैं सिल्क क्लॉथ। एक है ग्लास रॉड, एक है सिल्क क्लॉथ। अब ध्यान से देखो कि शुरुआत में ना ग्लास रॉड पे कोई भी चार्ज तुमको दिख रहा है, नहीं। शुरुआत में ग्लास रॉड जो है और ना सिल्क क्लॉथ पे कोई भी चार्ज नहीं है। तो क्यू इनिशियल जो है, क्यू इनिशियल वो किस पे, ग्लास रॉड पे वो कितना है, 0 है। और क्यू इनिशियल जो है वो हमारा सिल्क क्लॉथ पे, ये भी कितना है, 0। अब देखो हम यहाँ पे सिस्टम क्या लिए हैं, तो सिस्टम हमारा जो है वो क्या है, ग्लास रॉड प्लस सिल्क क्लॉथ। और आजू बाजू भी चार्ज हो सकता है, वो हम कंसीडर नहीं किए। हमारा सिस्टम जो है वो हमारा है सिर्फ ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ, ये जो है हमारा सिस्टम है। सिस्टम में ही देख रहे हैं हम, ये न कि बाहर वाला चार्ज के बारे में भी कंसीडर कर रहे हैं, नहीं। हमारा सिस्टम जो है, हमारा सिस्टम, उस सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ क्या है, ग्लास रॉड है और प्लस क्या है, सिल्क क्लॉथ है। ऑलराइट, क्लियर हुआ कि नहीं? और इस सिस्टम का टोटल चार्ज अभी कितना है, 0 है। टोटल चार्ज कितना है, 0 + 0 0 है। अच्छी बात है। अब हम क्या किए कि इस ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किए। ठीक है ना, इस ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ क्या किए, रब किए। व्हेन ग्लास रॉड
is rubbed with silk cloth, then जब इस ग्लास रॉड को रब किए सिल्क क्लॉथ के साथ तो क्या हुआ, देन ग्लास रॉड गेट पॉजिटिवली चार्ज्ड, glass rod get positively charged and silk cloth get negatively charged. Silk cloth get negatively charged because क्यों ऐसा हुआ होगा, ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज क्यों हुआ, क्योंकि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर सेल में वो न्यूक्लियस के द्वारा कम बाउंडेड हो गए, और अगर कम बाउंडेड हो गए तो उसके इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से बाहर निकल गए होंगे और सिल्क क्लॉथ में चल गए होंगे, तो सिल्क क्लॉथ नेगेटिव चार्ज हो गया। तो बताओ कि बाद में क्या हुआ कि ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को यहां पर किसी तरह रब किया गया ऐसे दोनों को, और रब करके हटा लिया ऐसे, तो हुआ क्या समझना, हुआ क्या, मान लो कि ग्लास रॉड पे 4 ठो चार्ज आ गया प्लस में, मतलब इससे 5 ठो, मान लो 5 ठो जो है इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया, कहां निकल के गया होगा, वो निकल के गया होगा इस पे, इसमें मान लो सिल्क क्लॉथ में गया, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है वो सिर्फ और सिर्फ ग्लास रॉड और क्या है, सिल्क क्लॉथ है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर हम फाइनल चार्ज पूछें, अगर हम ग्लास रॉड पे तो तुम कितना बताओगे, तुम बताओगे 4e प्लस, 4 ठो है। अगर हम फाइनल चार्ज पूछें अगर सिल्क क्लॉथ पे तो तुम कितना बताओगे, तो तुम बताओगे 4e माइनस 4e माइनस। लेकिन अगर हम तुमसे पूछें कि टोटल चार्ज बताओ अगर पूरा सिस्टम का, हमारा सिस्टम पहले क्या क्या था, हमारा ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ था, अगर टोटल चार्ज अगर हम पूछें तो टोटल चार्ज कितना होगा, 4 प्लस में और 4 माइनस में, अगर कट के टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 0। शुरुआत में भी टोटल चार्ज 0 था, बाद में भी टोटल चार्ज कितना है, 0 है। ऐसा क्या है, तो देखो ऐसा क्या हुआ कि शुरुआत में भी टोटल चार्ज 0 था, बाद में भी टोटल चार्ज 0 है। तो देखो चार्जेज जो होते हैं वो सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन पूरा सिस्टम का अगर टोटल चार्ज देखा जाए तो क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। टोटल सिस्टम का चार्ज कितना रहता है, कंजर्व रहता है, मतलब चार्ज को ना बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं। तो इस बात को हम लिखते हैं कि चार्ज इज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना हम जो है क्रिएट कर सकते हैं ना ही बना सकते हैं। इट ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। बस एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में सिर्फ क्या होता है, ट्रांसफर होते रहता है। जैसे ग्लास रोड से क्या चल गया, सिल्क क्लॉथ में चल गया। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना। तो ये सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम का होता है, ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट इन ए सिस्टम, जो सिस्टम हम मान रहे हैं। ठीक है ना, याद रखना। क्लियर हुआ, ठीक है ना। चलो, तो ये था हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज क्या होता है हमारा, कंजर्व रहता है। ठीक है ना, अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है हमारा फिक्स्ड अमाउंट। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है क्या, फिक्स्ड अमाउंट। अब हम अभी तुमको तुरंत बताए थे कि एटम्स के पास जो होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक इंटीजर नंबर में एग्जिस्ट करते हैं। या तो किसी के पास 10 इलेक्ट्रॉन होगा, या 15 इलेक्ट्रॉन होगा, या 20 इलेक्ट्रॉन होगा, इंटीजर नंबर में एग्जिस्ट करते हैं। तो मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। आगे हम पढ़ने वाले हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है ना। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है समझो पहले, इसके बाद समझ जाना आराम से। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है समझो।
जैसे मान लो कि यहां पर एक बॉडी है, यहां पर क्या है, ऐसे। अब मान लो कि इसके पास बहुत सारे प्लस चार्ज है, मान लो 4 प्लस चार्ज है, 4 माइनस चार्ज है। तो इस बहुत सारे माइनस चार्ज है, चलो, और बहुत सारे प्लस चार्ज है, 3 2 5 3 3 2 5 3 8 1 9, तो 4 5 6 7 8 9। अब हम क्या किए कि इसके अंदर से कुछ चार्जेस जो है निकालना शुरू किए। तो इसके अंदर से या तो तुम कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, या तो तुम इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो या 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो। प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो या 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। इससे तुम 3 इलेक्ट्रॉन जो है निकाल सकते हो या 3 इलेक्ट्रॉन इसको दे सकते हो। या इस ऑब्जेक्ट से या तो 4 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो या 4 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो। कभी भी इससे जो है 3.5 इलेक्ट्रॉन ना निकाल सकते हो न दे सकते हो, ठीक है ना। कि इससे कभी भी 2.8 इलेक्ट्रॉन कभी भी न निकाल सकते हो न दे सकते हो, ठीक है। इसका मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट से चार्ज जो निकालना होता है वो इंटीजर नंबर में पॉसिबल है। अब एक बात बताओ कि अगर चार्ज का निकालना अगर इंटीजर नंबर में पॉसिबल है तो चार्ज उस पर एग्जिस्ट ही कर रहा होगा इंटीजर नंबर में। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो टोटल चार्ज होता है वो एग्जिस्ट करता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। ई को क्या बोलते हैं हम लोग, ई को बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज। इसका मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, फंडामेंटल इंटीग्रल ऑफ क्या होता है, द टोटल चार्ज, टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी एग्जिस्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, ठीक है ना। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज मतलब किसी भी बॉडी पर टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा, एनी, ठीक है, प्लस माइनस एनी। क्लियर हुआ ना, प्लस माइनस एनी, जहां एन जो होगा वो बिलोंग टू क्या होगा, इंटीजर। एन बिलोंग करेगा किससे, इंटीजर से। क्लियर हुआ, बोलो, एन बिलोंग करेगा इंटीजर से। समझ में आया, अच्छा। इसी को बोलते हैं हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और ई का जो वैल्यू होगा 1.6 होगा 10 का पावर माइनस 19 गुना, ठीक है, अच्छी बात है। अगर बोलो कि अगर कोई सवाल में पूछ दे कि अगर कोई बॉडी पे चार्ज एग्जिस्ट करता है तो कंडीशन बताओ, कि व्हाट इज कंडीशन, व्हाट इज कंडीशन इफ इलेक्ट्रिक चार्ज Q is exist on body, exist on body। क्या कंडीशन है कि किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज जो है Q एग्जिस्ट करेगा। तो देखो Q इज इक्वल टू होता है एन ई। अब हमको n का वैल्यू क्या चाहिए, इंटीजर, तो n इज इक्वल टू होगा Q अपॉन ई। अब ध्यान से देखो Q इंटू 1 अपॉन 1.6 गुने 10 का पावर माइनस 19 बोला। अब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा तुम्हारे पास, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा n इक्वल टू क्यू गुने आएगा 6.25 गुने 10 का पावर 18, 6.25 गुने 10 का पावर 18, ठीक है। q का वैल्यू जो है आएगा n का वैल्यू। अब अगर इसको सॉल्व करने के बाद अगर इंटीजर आया, इंटीजर इंटीजर आया तो चार्ज जो है एग्जिस्ट करेगा, चार्ज एग्जिस्ट। और अगर इसको सॉल्व करने के बाद n जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, देन चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर हुआ, बोलो, चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अगले लेक्चर में जो है इसका कुछ सवाल